स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 8 का चैप्टर फ्रिक्शन पढ़ेंगे और इसमें हम यहाँ से पढ़ेंगे द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और इससे पहले वाले टॉपिक्स हमने पहले वाली वीडियोज में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप पहले वाले सभी वीडियोस देख सकते हैं और सभी टॉपिक्स को समझ सकते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी जो सरफेसेज होती हैं उनके बीच में एक फोर्स लगता है जो कि फ्रिक्शन फोर्स होता है। और जब कोई दो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहते हैं आपस में और एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं तो उनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। मतलब फ्रिक्शन के भी टाइप्स होते हैं। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में रहते हैं, एक दूसरे की सरफेस पर आपस में रगड़ते नहीं हैं या फिसलते नहीं हैं एक दूसरे की सरफेस पर, दोनों रेस्ट में रहते हैं आपस में, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं और हम उनमें से किसी को भी मूव करने की कोशिश करते हैं, किसी को भी सरकाने की कोशिश करते हैं, तो जितना हम फोर्स लगाते हैं वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें एक एग्जांपल से समझते हैं। कई बार हमने देखा है कि कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है। मान लीजिए ये गाड़ी है और ये ख़राब हो गई है, इसके ऊपर धक्का लगाया जाता है। तो यह धक्का अगर लगाया जाता है तो काफ़ी फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये देखिए, पहले ये रेस्ट में थी, जब इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये चलने लग जाती है। तो जैसे ये चलने लग जाती है उससे पहले कितना फोर्स लगाया जाता है, मतलब जब ये रेस्ट में थी इसको चलाने के लिए कितना फोर्स लगाया जाता है, वो फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है। तो फिर हम इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम चलना शुरू करता है तो उसके लिए कितना फोर्स लगाया गया वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। या यूं कह सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए जितना फोर्स लगाया जाता है वो फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है। अब मान लीजिए कि ये गाड़ी जो है ये और इस सरफेस के, मतलब जो ये सड़क है, इन दोनों के बीच में मान लीजिए 15 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन है। 15 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस गाड़ी के ऊपर जब धक्का लगाया जाता है तो 15 न्यूटन फोर्स तो हमें लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये जो फोर्स हम लगाएंगे इस गाड़ी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, वो फोर्स होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसके बाद इससे ज़्यादा अगर फोर्स लगाते हैं तब ये गाड़ी चलने लगती है। इससे ज़्यादा हम कितना भी फोर्स लगाएंगे तभी गाड़ी चलने लगेगी, क्योंकि 15 न्यूटन फोर्स जो है वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए चाहिए, उसको पार करने के लिए चाहिए जो इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगाए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए जितना फोर्स लगाया जाता है वो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये गाड़ी अगर चलना स्टार्ट कर देती है, उसके बाद इसके ऊपर अगर फोर्स लगाया जाता है, मतलब ये चलना स्टार्ट कर देती है, सरकना स्टार्ट कर देती है, फिर उसके ऊपर जो फोर्स लगाया जाता है वो इस स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तो पहले ही ओवरकम कर लिया। उसके बाद अगर इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो हमें इतना ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो फोर्स जो है इस स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। ऑन द अदर हैंड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो वो होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूवमेंट में आता है और चलना शुरू कर देता है, उसके बाद जब फोर्स लगाया जाता है तो वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ से आपको स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है उसको धक्का लगाते हैं तो हार्ड होता है रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, लेकिन जब ये मोशन में आ जाता है और फिर उसको धक्का लगाते हैं तो ईजी होता है। तो इन दोनों में कम कौन सा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। स्लाइडिंग इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन।
आप कभी भी इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। जब कोई साइकिल हम चलाते हैं शुरू में तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि साइकिल के पहिए और सड़क के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और जब साइकिल चलने लग जाती है तो फिर पैडल मारने में जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन तो ख़त्म हो गया, अब हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन शुरू। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो ये आपको समझ आ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट एनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर। तो अब ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है, ये पढ़ते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो इरेगुलरिटी के कारण होता है। जब इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो एक दूसरे के अंदर धसी होती हैं, और जब ये चलना शुरू कर देता है, मतलब ये मूवमेंट करता है, तो ये जो इरेगुलरिटीज दोनों के बीच में होती हैं उनको टाइम नहीं मिल पाता एक दूसरे के अंदर धंसने का। तो इसीलिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तो रेस्ट में होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो इसकी इरेगुलरिटी और सरफेस, जिस सरफेस के ऊपर ये रखा है उसकी इरेगुलरिटीज एक दूसरे के अंदर धंस जाती हैं। लेकिन जब ये मोशन में होता है तो इसके और इसकी इरेगुलरिटीज़ को आपस में एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक होने का यानी धंसने का टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम लगता है। So the sliding friction is slightly smaller than the static friction and you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started। और इसीलिए अगर ये बॉक्स ऐसे ही पड़ा है, इसको धक्का देते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और अगर ये मोशन में रहता है और फिर धक्का देते हैं तो ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता। तो यहाँ तक आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा क्यों होता है। और अब हम अगले वीडियो में ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।